Hello everyone, today we are going to start your new chapter, and the chapter name is This is Jodie's Phone. So this is a chapter. In the first part, Jodie allowed his thoughts to drift back to the phone. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams in his arms. He slipped from the table and went to his father's bedside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. ठीक है, तो यहाँ पे जॉडी एक बच्चा है जो कि बात कर रहा है उस टाइम की जब वो डियर का एक फ़ोन मतलब बच्चा, डियर का जो बच्चा है उसको उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, तो वो उस चीज़ को अपने दिमाग से नहीं भूल पा रहा था। ठीक है, तो कैसे उसने अपने आर्म्स पे पकड़ा था, कितने प्यार से वो सहला रहा था उसे। एंड ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, जब वो टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, वो टेबल से उठ के अपने फादर का जो जहाँ पे लेटे हुए हैं वहाँ पे, फादर का नाम है पेनी, वहाँ पे वो बैठता है। उनकी आईज़ खुली हुई हैं, ओपन एंड क्लियर, बट द जो प्यूपिल हैं वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है। ठीक है, एंड डायलेटेड मतलब लार्ज है, उनकी जो प्यूपिल्स हैं वो बड़ी हो रखी हैं और डार्क हैं। जॉडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग पा, आप कैसा फील कर रहे हैं। जस्ट फाइन सेड सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थ्रीविंग एल्सवेयर बट वॉजन इट अ क्लोज शेव, आई एग्री। लेकिन वो क्या बोलते हैं अपने बेटे से कि मैं अभी अच्छा फील कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने क्या किया है कि मैं अपने दिमाग से इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को निकाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज़ था, मेरी डेथ एकदम मेरे क्लोज़ थी। और उसका जो जॉडी है, दैट इज़ बच्चा, वो बोलता है कि मैं एग्री करता हूँ। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ़ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट यू वाज नीडेड। तो मैं तुम पे बहुत प्राउड करता हूँ जॉडी, जैसा तुमने किया उस वक्त। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं पा, यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द जो एंड द फोन। ठीक है, क्या आप रिकलेक्ट कर सकते हैं जो मेमोरी है डियर की और उसके बच्चे फ़ोन की। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर जॉ सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। पा, द फोन मे बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि मैं भूल नहीं सकता कि जो जैसे डियर ने मुझे सेव किया है। और यहाँ पे जो जॉडी है वो बोलता है कि अभी फ़ोन, उसका जो बच्चा है, उसने शायद वो जंगल में अभी भी वहीं घूम रहा होगा और वो भूखा होगा। आई सपोज्ड सो। और उसके फादर क्या बोलते हैं, हाँ शायद से। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन। अब मैं बड़ा बॉय बन चुका हूँ, ठीक है, और मैं वहाँ पे जाके देखना चाहता हूँ कि मैं उस बच्चे को ढूंढ पाता हूँ या नहीं। एंड ब्रिंग इट हेयर, उसके फादर बोलते हैं कि और तुम उसे यहाँ लेके आओगे। एंड रेज इट, पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, इट विल soon start eating leaves and acorn, you are smarter than boys of your age, we took its mother and it wasn't to blame, surely it seems ungrateful to leave it to starve, son, I can't say no to you, I never thought I had lived to see another day। ठीक है, तो वो दोनों बात करते हैं। यहाँ पे जो पेनी है वो बोलता है, वो सीलिंग की तरफ क्योंकि लेटा हुआ है, सीलिंग मतलब अपनी छत की तरफ ध्यान से देखते हुए बोलता है कि तुम उसे कैसे रेस करोगे। तो यहाँ पे बॉय बोलता है कि हम उसे, वो छोटा सा है, बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाएगा और फटाफट से लीव्स वगैरह खाने लगेगा, तो हमें उसे ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे उसके फादर बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो एंड यू टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू ब्लेम। ठीक है, तुम अगर उसके मदर की एक तरीके से मदर टाइप बनते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ऑफ कोर्स तुम क्या हो, दैट इज़, ये अनग्रेटफुल है कि अगर वो भूखा मर जाएगा, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं दूसरा दिन देखने के लायक नहीं था उस टाइम, मेरी डेथ इतनी नियर थी। ऑफ कोर्स तुम जाओ और उसे ढूंढो। कैन बैक विथ व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, मैं क्या मिल व्हील्स के साथ राइड कर सकता हूँ हॉर्स में और ढूंढने जा सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, तो तुम अपनी मदर से बोल देना कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कह दिया है। ही स्लाइडेड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन, हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। और जब वो वहाँ पे बैठता है टेबल के साइड में, तो उसकी जो मदर है वो कॉफ़ी डाल रही होती है। ही सेड, माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन, शी हेल्ड द कॉफ़ी
pot in mid-air. What fawn? The fawn belonging to the door we killed. We used the door's lever to draw out the poison and save Pa. ठीक है, तो यहाँ पे वो उसकी मदर को बोलता है कि फादर ने मुझे बोल दिया है कि मैं फॉरेस्ट जाके फॉन को ढूंढ सकता हूँ या ला सकता हूँ. उसकी जो मदर है वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि कौन सा जो फ़ॉन जिसका था वो मर चुकी है, मतलब फ़ॉन का जो मदर है जो वो मर चुकी है. एंड अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने डो को मारा था ताकि उसके लीवर से तुम्हारे फादर का जो पॉइज़न है उसको ख़त्म कर सकें. शी गैप्ड, वेल फॉर पिटी सेक पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. और लेकिन फादर ने बोला है कि ये बहुत ही अनग्रेटफुल है क्योंकि उसकी मदर ने हमारी हेल्प करी है तो उस छोटे से बच्चे को वहाँ पे भूखा छोड़ना. जो विल्सन सेड, दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री. द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट. ठीक है, तो वहाँ पे एक डॉक विल्सन नाम के पर्सन थे, उन्होंने बोला कि ऑफ कोर्स जो फादर और सन बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती है. Millville said he can ride back with me. I will help him find it. She sat down and the pot helplessly. Well, if you will give it to your milk, we have got nothing else to feed it. Millville said, come on, boy, we have got to get riding. Ma Baxter asked anxiously, you will not be gone long? Geordie said, I will be back before dinner for sure. Millville mounted his horse and pulled Geordie up behind him. He said to Millville, do you think the fawn's still there? Will you help me find him? ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि सब उसको मदर को फोर्स करने लगते हैं कि बच्चे को जाने दो, तो मदर क्या है, हेल्पलेसली हामी भर देती है और मिलवील उसको अपने साथ बिठा के हॉर्स में आगे बढ़ता है. और रास्ते में जो दैट इज़ जॉडी है वो पूछता है, डू यू थिंक द फॉन स्टिल देयर, कि फ़ॉन अभी भी वहीं पे होगा. एंड विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे फाइंड आउट करने के लिए. वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव. हाउ यू नो इट्स ही. द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन ऑन अ डो फॉन पासेज. द स्पॉट्स आर एवरी विच वे. ठीक है, तो वो बोलता है कि ऑफकोर्स अगर वो अलाइव होगा तो हम उसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो मेल है. तो वो बताता है कि उसके फादर ने बता रखा है कि अगर जो लाइंस है वो जो स्पॉट्स है अगर वो लाइंस में रहते हैं तो वो क्या रहता है, दैट इज़ मेल. अगर वो हर जगह रहते हैं, ऑल्टरनेट रहते हैं स्पॉट्स, तो वो फीमेल रहता है. इन सेकेंड पार्ट जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फॉन. दे पास द अबैंडन क्लियरिंग. ही सैड, कट टू द नॉर्थ मिलवील. इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बीटन बाय द स्नेक एंड किल द डोर एंड आई सॉ द फॉन. ठीक है, तो जॉडी अपने थॉट्स में गुम हो जाता है एंड जब वो अबैंडन क्लियरिंग पहुँचते हैं, मतलब एक खुली जगह पे पहुँचते हैं, तो वो बोलता है कि यहाँ से नॉर्थ पे चलो क्योंकि इसी जगह पे किसी स्नेक ने फादर को काटा था और हमने जो मदर है, जो डियर की मदर है, डियर है, उसका इस्तेमाल किया था पॉइज़न को हटाने के लिए. सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलवील विथ हिम. इफ़ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज disappointment seen, and if the fawn was there the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. तो यहाँ पे सडनली जॉडी को लगता है कि जो ये मिलवील करके पर्सन है जो उसकी हेल्प कर रहे हैं वो उसके साथ नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर फॉन उसे डेड मिला तो वो उसको अपना रोता हुआ फेस नहीं दिखाना चाहता था, और अगर उसे मिल जाता है तो वो अपना खुशी वाला फेस या लवली कितना है या ये सीक्रेट वो खोलना नहीं चाहता था. ही सेड, इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स. आई कैन मेक इट ऑन अ फुट. तो वो क्या बोलता है कि यहाँ से झाड़ियाँ बहुत संकरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हॉर्स नहीं जा पाएगा आगे, तो मैं ही जाता हूँ पैदल. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू. तो मिलवील क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, अगर तुम भूल कहीं गुम हो गए या फिर तुम्हें भी स्नेक ने बाइट कर लिया तो क्या होगा. आई विल टेक केयर. इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन. इफ़ ही वॉन्डर्ड लीव मी ऑफ राइट हेयर. ठीक है, कि ये सब मैं देख लूँगा, बस तुम मुझे यहाँ पे छोड़ दो. ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट. तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और उसे डायरेक्शन बताने की कोशिश करता है. देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बेयरिंग सो लॉन्ग मिलवील आई एम obliged. He waited for the sound of the hoofs to end, then cut to the right. The scrub was still. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. He wondered for an instant
if he had mistaken his direction. और वो झाड़ियों के अंदर चला जाता है, गुम हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। और वो देखते ही देखते ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसे पूरे चारों तरफ से एकदम साइलेंस सुनाई कुछ नहीं देता है, उसे सिर्फ अपने पैरों की आवाज़ आती है। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. Buzzard sat in a circle around the carcass of the doe. They turned their heads on their long, scrawny necks and hissed at him. He threw his boat at him, and they flew into an adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the door to the carrion birds. ठीक है, और अचानक से क्या होता है कि एक बड़ी सी बर्ड, वल्चर जिसे हम बोलते हैं, वो हवा में उड़ती है और फ्लैप करते हुए एयर में चली जाती है और उसी के सामने वाले पेड़ पे वो बैठ जाती है। लेकिन वो क्या कर रही होती है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे फॉन की मदर की डेथ हुई थी, मतलब डियर की जो डेथ हुई थी वहाँ तक पहुँच जाता है। और उसको उसी के सामने बहुत सारे पंजों के निशान दिखाई देते हैं कैट्स के। ठीक है, कैट्स मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं टाइगर। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली yesterday. The fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clackered their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, stirring the sand for the small hoof prints. The night's rain had washed away all tracks except those of cats and buzzards. तो वो कोशिश करता है आसपास की झाड़ियाँ क्लियर करने के लिए कि क्या पता यहाँ पे माँ का जो छोटा सा बच्चा है, डियर का बच्चा है, वो डर के मारे यहीं पे आसपास कहीं पे बैठा होगा, लेकिन उसका कहीं पे भी साइन दिखाई नहीं देता। और दूसरी तरफ जो वल्चर है, जो बर्ड है, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रही होती है, क्योंकि उसे दोबारा से जो डो की बॉडी है उसे खानी है। ठीक है, और शायद से जो रात को बारिश हुई थी उसकी वजह से सब कुछ मिट गया था, आसपास सिर्फ बड़ी से टाइगर्स के पैरों के निशान थे और वल्चर के निशान थे। ठीक है, इन थर्ड पार्ट मूवमेंट directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. It turned its head with a wide, wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was squaring. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. और अचानक से उसके आगे की झाड़ियों के सामने हलचल सी होती है और वो कोशिश अपने को मूव बैकवर्ड करने की कोशिश करता है। लेकिन जब फॉन अपना फेस लिफ्ट करता है, ऊपर करता है, तो वो उसकी भरी हुई आँखों को देख के, उसके आइज़ को देख के, उसका फेस देख के क्या है, उसको खुशी महसूस होती है। ही विस्पर्ड इट्स मी, और क्या बोलता है कि मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम. ही रीच आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. द टच मेड हिम delirious. He moved forward on all four until he was close beside it. He put his arms around its body. A light convulsion passed over it, but it did not stir. He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. Its skin was very soft, it was sleek and clean and had a sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its legs hung limply. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arms. तो यहाँ पे जब वो उसे देखता है तो वो उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। तो फॉन उसके बहुत ही आराम से उसके पास पहुंचता है। पहले उसके हाथ को टच करता है, उसे सेंड करता है और धीरे धीरे करके अपनी बॉडी, क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था फॉन, तो उसको अपनी बॉडी टच करने देता है। और इसकी वजह से क्या है, जो बॉय है उसको उसकी बॉडी ऐसे लगती है सॉफ्ट सी, लवली सी है। उसके बॉडी से ग्रास की स्मेल आ रही होती है प्यारी प्यारी। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई ग्लास का डियर है ये, जो कभी भी टूट सकता है, क्योंकि वो अभी छोटा सा बच्चा ही था। तो वो उसे आराम से गोदी में उठाता है, लेकिन उसके पैर इतने लंबे होते हैं कि वो बच्चे से भी बड़े होते हैं। ठीक है, और उसके जो पैर है वो हंग इन द एयर, मतलब हवा में लटकने लगते हैं। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड at sight and smell of its mother. He circled the clearing and pushed his way into the thickest. It was difficult to fight through with his burden. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. He tried to shield its face from prickling vines. Its head bobbed with its stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest
and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. तो जब वो उसको उठाता है और बुश की तरफ बढ़ता है तो वो कोशिश करता है कि वो बच्चा अपनी माँ की तरफ जो मर चुकी है उसकी तरफ ना देखे, तो वो थोड़ा सा साइड से होके गुज़रता है। जब वो झाड़ियों के अंदर जाता है तो वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से इसके फेस में जो पॉइंटी नुकीले पेड़ हैं वो उसके फेस पे ना लगे, उसके जो हाथ पैर हैं वो ज़मीन पे टच ना हो, तो किसी तरीके से वो उस झाड़ियों से बाहर निकलता है। ही सेड enchanted, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ। क्योंकि बच्चा भी छोटा है तो उसको भी अपने कदम रखने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, वो उसको नीचे रख देता है और बोलता है कि पहले मुझे सांस लेने दो तब मैं तुम्हें उठाऊँगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. The fawn started after him. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. It belonged to him. It was his own. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call to it, come to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him over his own two arms. It seemed to him that he walked without efforts. ठीक है, अब क्या है कि अब वो उसको अपने फ़ादर की याद आती है कि उसका फ़ादर बोलता है कि जब हम फ़ोन को, छोटे से बच्चे को उठा लेते हैं और बाद में उसे नीचे रखते हैं तो वो आपको फॉलो करता है। तो जो बॉय है वो ऐसे ही करता है, वो 2 कदम की दूरी पे चलता है तो उसका पीछे पीछे अब फ़ोन भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। His arms begins to ache and he was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him at once. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night carrying it and watching it follow. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. The sky was as clear as a spring water in a blue china cup. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the fawn walking behind him, but at the steps the fawn barked and refused to climb them. He picked it up and went to his father's. Penny lay with closed eyes. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि वो थोड़ी देर उठाता है उसे, फिर थोड़े कदम चलता है, फिर थक जाता है तो वो नीचे रख देता है और फिर खुद अकेले अकेले चलने लगता है ताकि फ़ोन उसके पीछे पीछे चले। तो लास्ट में जब वो सामने पहुँचते हैं अपने घर के तो वो सोचता है कि मैं अपने फादर के सामने इसको ऐसे ही लेके जाऊँगा कि मैं आगे आगे चलूँगा, ये मेरे पीछे पीछे। लेकिन क्या है, वहाँ पे कुछ स्टेप्स रहते हैं जिसकी वजह से बॉय को उस फ़ोन को, जॉडी को, फ़ोन को उठा के अपने फादर के पास ले जाना पड़ता है। जॉडी कॉल, Pa, look! Penny turned his head. Geordie stood beside him. The fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. He said, "I am glad you find him." ठीक है, अब जब वो पेनी, उसका जो फादर है, वो फ़ॉन को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि जो बॉय है उसने उस फ़ॉन की जान बचा दी। Geordie then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. A pan of morning milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out of the fawn. It buttered it suddenly, smelling the milk. He saved it previously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft, wet mouth. It sucked greedily. When he withdrew them, it bleated frantically and bludgeoned him. He dipped his fingers again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. The fawn blew and sucked and snorted. It stamped its small hoofs impatiently as long as he held his fingers below the level of the milk. The fawn was content. It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. Last of the milk vanished in a swirl of foam and gurgling. ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चा है, जॉडी है, वो उसके लिए एक छोटे से गॉड, मतलब कटोरे में मिल्क लेके आता है, लेकिन फ़ोन को पता नहीं है कि उसको कैसे पीना है। तो जो बॉय है वो अपनी फिंगर्स डिप करता है मिल्क में और फिर उसके मुंह में लगाता है, तो यहाँ पे फ़ॉन उसको बहुत ही आसानी से चट कर देता है। फिर दोबारा से वो फिंगर डिप करता है बॉय और उसके मुंह पे लगाता है और धीरे 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 करके अपने फिंगर को मिल्क में लेके आता है। तो उसी के पीछे पीछे फ़ॉन भी अपना मुंह जो कटोरे में है वहाँ पे लेके आता है और धीरे धीरे करके वो उसको पीना शुरू कर देता है। ठीक है, और बाकी वो ख़त्म कर देता है और साथ ही साथ जो बॉय है वो बहुत ही खुश होता है, उसको देख के मन ही मन बहुत खुश
हो रहा होता है, उसके टंग को वो फील कर सकता था, उसकी जो टेल है वो इधर से उधर वो घुमा रहा था, तो वो सारी चीज़ें वो देख सकता है और इस तरीके से जो फ़ॉन है वो पूरा मिल्क ख़त्म कर देता है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर, that is your this is Jordy's phone, you can freely ask me. Thank you everyone.